केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड, 63 की मौत, 400 लापता, 4 गांव की सेना बुलाई गई। बारिश की वजह से एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर लौटा। झारखंड में हावड़ा मुंबई मेल पहले से डिरेल, मालगाड़ी से टकराई, 18 डिब्बे पटरी से उतरे, अब तक 2 की मौत, 20 घायल। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन, योगी सरकार की तरफ से यूपी का अनुपूरक बजट पेश। सरकार की ओर से 12,909 करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ। अखिलेश बोले, यूपी को सिर्फ प्रधानमंत्री मिले और कुछ नहीं, 10 साल में हम वहीं के वहीं खड़े। सीतारमण जम्मू कश्मीर का बजट पेश करेंगी। राव कोचिंग हादसा, एनएचआरसी ने नोटिस किया जारी। पंजाब में जम्मू तवी एक्सप्रेस में नहीं मिला बम, 6.25 घंटे सर्च के बाद ट्रेन अहमदाबाद के लिए रवाना। कॉलर पश्चिम बंगाल से पकड़ा गया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उस तस्वीर के साथ में जो भयावह तस्वीर केरल से सामने आई है। केरल में तबाही का जो मंजर देखने को मिला वो वाकई परेशान कर देने वाला था। केरल के वायनाड जिले में मेपाटी के पास पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की खबर है और इस प्राकृतिक आपदा के कारण अब तक 54 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 70 से ज्यादा लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। वहीं सैकड़ों लोगों के फंसे होने की आशंका है और स्थानीय आपदा मोचन बल के जवान राहत और बचाव कार्य है उसमें लग चुके हैं। बारिश के चलते कठिन चुनौतियों का सामना भी उन्हें करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें देखकर कोई भी आम व्यक्ति सहम सकता है और आप देखिए किस तरीके से केरल में ये भयावह मंजर सामने आया है। कई लोगों की जान चली गई है, जबकि कई लोगों का रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। तस्वीरें बेहद परेशान कर देने वाली और प्राकृतिक आपदा में अब तक 54 से ज्यादा लोग इस काल के गाल में समा गए हैं। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से पानी का तेज बहाव जो न जाने लोगों के साथ साथ उनका सब कुछ बहा ले गया है। वायनाड में भूस्खलन से भारी तबाही और जिसके बाद जल प्रलय की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सेना एनडीआरएफ की टीमें पूरी तरीके से रेस्क्यू करने में लगी हुई हैं और मलबे से 100 से ज्यादा लोगों को फिलहाल निकाला गया है। और प्राकृतिक आपदा किस तरीके से लोगों के लिए मौत का साया बन गई वो आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ पर स्थितियां रही होंगी और प्राकृतिक आपदा ने कितनी जानें ले ली है। सेना और एनडीआरएफ की टीमें पूरी तरीके से रेस्क्यू में लग गई हैं। लोगों को बाहर निकाले जाने का काम जारी है, उन्हें बचाने का, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जारी है। और अब सीधा आपको दिल्ली के जंतर मंतर से हम तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं ये देश चुराने वाले लोग हैं और हम देश बचाने वाले लोग हैं। हम लोग किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आए हुए। मुख्यमंत्री पंजाब हूं, पिछले 3.25 साल से एक मास्टर का बेटा हूं। मेरा दादा कभी सरपंच भी नहीं बना, कभी मेंबर भी नहीं बना पंचायत का, फिर भी अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी ने मुख्यमंत्री बना दिया। 3.25 साल से मुख्यमंत्री हूं और ऐसी स्टेट जो इसका 532 किलोमीटर सरहद लगती है पाकिस्तान के साथ, हर रोज उनके साथ सामना होता है। हर रोज कफन
तिरंगे के कफन में लिपट के हमारे लाशें आती हैं, हमारे बच्चों की, हमारे शहीदों की, कभी कारगिल से, कभी जम्मू के बॉर्डर से, कभी कठुआ के बॉर्डर से, कभी दीनानगर के बॉर्डर से। उस स्टेट का मुख्यमंत्री बना रखा है मुझे। किसको? आम बंदे को। क्यों भी आम बंदों की बारी क्यों नहीं आ सकती? इन्होंने ठेका ले रखा है क्या? यही बनेंगे? अच्छा, आम बंदे ही पसंद नहीं। किसी ने जाके लाट साहब को बोल दिया, मिस्टर मोदी, किसी ने जाके उसको बोल दिया कि सर दिल्ली में स्कूल इतने अच्छे हो गए कि सरकारी स्कूलों में एडमिशन बढ़ गई है, प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन कम हो गई है। प्राइवेट स्कूल वाले हमें वो देते हैं कमीशन, तो वो कह रहे हैं जी हमारी तो एडमिशन ही कम हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने स्कूल ही इतने अच्छे बना दिए, तो वहां लोग बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। तो लाट साहब ने पूछा किसने बनाए? कहते जी मनीष सिसोदिया ने। उठा के जेल में फेंक दो। चले मनीष सिसोदिया जेल में। फिर गए अस्पताल वाले, जी इतने बड़े बड़े अस्पताल बना ले प्राइवेट, हमने शीशे लगा ले बड़े बड़े, 5 लाख रुपया तो सीधे ही लेते हैं एंट्री पे ही, कि बच गया जान बच गई, 5 लाख रुपया जमा करा दो, बाद में इलाज करेंगे। जी वो तो सरकारी अस्पताल इतने अच्छे हो गए दिल्ली में कि प्राइवेट में तो कोई आता ही नहीं है। तो लाट साहब ने पूछा किसने बनाए? सतेंद्र जैन ने। उठा के जेल में फेंक दो। सतेंद्र जैन जेल में, मनीष सिसोदिया जेल में। फिर किसी ने कहा अरविंद केजरीवाल जहां भी जाते हैं भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाता है जी। वो मध्य प्रदेश भी जाते हैं, वो तो छत्तीसगढ़ जाते हैं, वो दिल्ली में तो रहते ही हैं, वो पंजाब में जाते हैं। तो क्या करें? उठा के जेल में फेंक दो। अरविंद केजरीवाल जेल में फेंक दे। अब इसकी जमानत होने वाली है, आज ही इस पे नया पर्चा डाल दो। यार बंदे, यार हद है यार, हद है यार। क्या करेंगे? कहां कौन से वकीलों के पास जाएं हम? क्या करें हम? पूरा देश ये पूछ रहा है सवाल। कसूर क्या है उस बंदे का? 60 वो जो मेयरमेंट रहती है ना, अरविंद केजरीवाल पिछले 25 साल से डायबिटीज के मरीज, मैं उनके साथ ट्रेवल करता रहता हूं जहाज में भी। वो जहाज में भी जब खाना होता है ना, तो उनको पहले चेक करना पड़ता है। यहां एक मशीन लगी हुई है, ऐसे कितना है तब खाना खाना है, अदरवाइज नहीं खाना, अदरवाइज पेट में टीका लगाना पड़ता है। भाई साहब उनके पेट को देखोगे ना, तो डॉक्टरों ने मना किया हुआ है एक ही जगह पे 2-2 टीके लग सकते हैं। मेहंदी लगानी पड़ती है जहां टीका लगाना है। क्यों भाभी जी, सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं? मेहंदी लगानी पड़ी है। उनका अगर पेट देखोगे ना, तो मेहंदी के टिकों से भरा पड़ा है, मेहंदी के निशानों से भरा पड़ा है। यार बंदा फिर भी लड़ रहा है देश के लिए। यार क्या बात है यार, उस बंदे की तारीफ होनी चाहिए बहुत। फिर भी कहा तू जो मर्जी कर ले, मैं तेरी नहीं मानूंगा। फिर भी उस बंदे ने राजनीति की दशा दिशा बदल के रख दी। हदर, कहां जाएं फिर हम? सुप्रीम कोर्ट जाएं, कहां जाएं? बता तो दो कौन सी कोर्ट है, कहां जाएं, कौन सा वकील करें, बता तो दो। कसूर क्या हो गया बता तो दो। क्या कसूर हो गया? स्कूल ही बना दिए यार। क्या कसूर हो गया यार? अस्पताल बना दिए यार। क्या कसूर हो गया यार? बिजली फ्री कर दी यार। क्या कसूर क्या हो गया यार? हद है यार। मतलब हद है यार। कसूर क्या हो गया बता तो दो। कसूर नहीं बता पा रहे।
सीबीआई मुकर गई, ईडी मुकर गई, संजय भाई 6 महीने जेल में रहे। जब जमानत हुई, ईडी ने क्या कहा? सॉरी जी, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। 6 महीने इस बंदे के राज्यसभा, क्यों बंदे को अंदर किया भाई? कोई कसूर नहीं है जी। कानून क्या बना दिया आपको? आप तो दिल्ली के जंतर मंतर से आपको हम सुना रहे थे भगवंत मान को, जो अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर बड़ी बातें कहते हुए नजर आए हैं। अब सीधा आपको हरिद्वार लेकर चलते हैं, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कांवड़ियों का स्वागत करने के लिए, और यहां पर आप देखिए किस तरीके से यहां पर उनके पैर धुलाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें आपको हम हरिद्वार से दिखा रहे हैं। परिते याते तिर्मेढोष्टमहस्ते बभूवते धनो तयस्मान् विश्वतसतो यक्षमय परिभुज परिते धन्वनो हेतिर्रस्मान् विर्णुक्तो विश्वतः अथो युधिस्तवारे। अरे किशोर यार रुक जाओ, ब्लॉक मत करो यार। जी मैं भी करूँगा, नहीं करूँगा। आपको कौन कह रहा है भाई साहब? आप हाथ लगा रहे हो, देखो मैं क्या कह रहा हूँ? आगे से आओगे तो मैं बोलूंगा नहीं भाई यार। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् अरे क्या कर रहे हो यार आप लोग? ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले प्रज्ञेश्वराय शिव प्रज्ञेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, प्रज्ञेश्वराय शिव प्रज्ञेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः
शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय दिगंबराय भोले दिगंबराय हर हर भोले नमः शिवाय दिगंबराय शिव दिगंबराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय त्र्यंबकेश्वराय शिव त्र्यंबकेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले तो हरिद्वार से तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ियों के पैर धुलाकर उनका स्वागत किया है और बताया जा रहा है कि आज कांवड़ियों पर फूलों की बारिश भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से की गई थी। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा के चलते लगातार उत्तराखंड में भी कांवड़ियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं। कानपुर से बड़ी खबर, कानपुर में बड़ा सड़क हादसा, बड़ी जानकारी कानपुर से सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि बच्चों से भरी स्कूली बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। कानपुर से अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हादसे में बाल बचे, स्कूली बच्चे और एक के घायल होने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता दें, जानकारी के अनुसार ओवरटेक करने को लेकर हुआ हादसा। तो जानकारी के अनुसार ओवरटेक करने को लेकर हादसा हुआ, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर, बस चालक घायल हो गया है, बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंचाया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने बाकी बच्चों को घर पहुंचाया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बड़ा हादसा हो सकता था। तो बच्चों से भरी स्कूली बस, तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए किस तरीके से पूरी तरीके से बस के शीशे भी टूट गए हैं और बेहद तेज टक्कर हुई थी। अहम खबर आपको हम बता दें, बस में सवार थे लगभग 20 बच्चे और एक महिला। और यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी क्या कहना है, सुनते हैं एक बार। कहीं ना कहीं मैं मुख्य सेवक हूँ, तो ये हमारा दायित्व बनता है कि आस्था, श्रद्धा और पूरे विश्वास को बढ़ाने वाला, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले सभी शिव भक्त कांवड़ियों का प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पर हमने स्वागत किया है, उनका अभिनंदन किया है। और आने वाले सभी शिव भक्तों का यहाँ हम स्वागत करते हैं। उनकी यात्रा अच्छी हो, भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करें और सुरक्षित तरीके से वो यहाँ से माँ गंगा का जल लेकर अपने स्थानों पर पहुँचे। बड़े स्मूथ तरीके से पूरा मेला चल रहा है। एक तो ये कि अब शिवरात्रि भी है, कोई आप अपील है श्रद्धालुओं से, बड़ी तादाद में आ रहे हैं, सरकार का क्या संदेश है? देखिए, मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे शिव भक्त हैं, कांवड़ लेने आते हैं, यहाँ से माँ गंगा का जल लेकर जाते हैं, जो नियम, जो अनुशासन यात्रा का नियम होता है, कांवड़ लाने ले जाने का नियम होता है और यातायात के नियम होते हैं, रास्ते के कुछ प्रावधान किए हुए हैं, सभी को उनका पालन करना चाहिए, जिससे कि उनकी यात्रा भी सुरक्षित हो और यात्रा करवाने वाले लोगों को भी किसी प्रकार का जो है कोई परेशानी न हो, उनको भी शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा संपन्न करने में मदद मिले। और एक स्मूथ तरीके से पूरा मेला चल रहा है, कहीं कोई जाम की समस्या नहीं है, इसको लेकर क्या करें? मैं सभी हमारे जिला प्रशासन के लोग हैं, हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, हमारे
पूज्य संतगण हैं, स्वयंसेवी संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, धार्मिक संगठन हैं। हमारे यहाँ गंगा सभा जैसे अनेक संगठन इसमें अपना योगदान देते हैं। पूज्य संतगण भी अपना योगदान देते हैं। हमारे जनप्रतिनिधि भी, सभी लोग मिलकर इस पूरी यात्रा को सफल बनाते हैं। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। हमारी पुष्प वर्षा भी करवाई गई है, पुष्प वर्षा। हाँ, वो तो हमारा देखिए ऐसा है कि इतनी बड़ी संख्या में आते हैं, हमारे लिए बहुत उत्सव होता है और हम उनका दिल खोल के स्वागत करें, अभिनंदन करें, पुष्प वर्षा करें, चरण वंदन करें, उनका माल्यार्पण करें। हर प्रकार से उनका स्वागत करने के लिए हम खुद उनका स्वागत करके ऐसा लगता है कि उनका अभिनंदन नहीं, स्वयं का अभिनंदन हो रहा है। और अब सीधा आपको राज्यसभा से तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर जेपी नड्डा क्या कुछ कहना सुन लेते हैं। आगे बढ़ाया गया है, न्यू असेसमेंट मॉडल बनाया गया है एमएसएमई के लिए, क्रेडिट सपोर्ट के लिए हम बजट में प्रावधान किया गया है ताकि हम अपना स्ट्रेस पीरियड में हम उनको सपोर्ट कर सकें, और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के तरफ ध्यान दिया गया है, इसको आगे बढ़ाया गया है। जब हम की हाइलाइट्स की बात करेंगे तो इनिशिएटिव्स टू इराडिकेट पॉवर्टी, एम्पावर द पुअर और एम्पावर द फार्मर्स, प्रोवाइड देम लॉजिस्टिक सपोर्ट्स और प्रोवाइड लॉजिस्टिक एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द इंडियन विलेजेस। हमारे भारत के गांवों को भी स्ट्रेंथन करने के लिए और लॉजिस्टिक सपोर्ट देने की बात इसमें कही गई है। फोकस है जॉब क्रिएशन पर। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम विल क्रिएट क्रोर्स ऑफ न्यू जॉब्स अक्रॉस द कंट्री। इसके लिए इसमें विशेष करके फोकस ऑन स्किल्स डेवलपमेंट पर जोर दिया गया है। बूस्ट ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पर जोर दिया गया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सपोर्ट करने की बात इस बजट में कही गई है। सर्विस सेक्टर इज टू बी बूस्टेड और उसी तरीके से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के एप्लीकेशन को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। ये बजट के मूल प्रावधानों को रखा गया है। अब मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने को अपने से पीठ थपथपाऊँ ये उचित नहीं है, लेकिन दुनिया अगर बोलती है तो उसको हमको समझना चाहिए। और जब मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया वो कह रहा है कि कंफर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड देयर इज ए स्टेबल एक्सचेंज रेट, ये वो कह रहे हैं। और उसी तरीके से IMF कह रहा है इंडिया इज नाउ फ्रॉम फ्रेजाइल इकोनॉमी टू अ ब्राइट स्पॉट। ये हम नहीं, क्योंकि हम लोग आपस में बोलते रहे उसका कोई फायदा नहीं होता। दुनिया क्या बोलती है वो महत्वपूर्ण है। IMF हमको कैसे बोलता है, IMF के पास जब हम जाते हैं तो हमसे चार बातें पूछ करके बोलता है, यू हैव डन दिस वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, हाउ यू हैव डन, प्लीज डेमोन्स्ट्रेट, प्लीज टेल अस। आज ये स्थिति हो गई है। और एक समय ऐसा था IMF ऐसे बैठाते थे, हाँ यस व्हाट यू हैव टू से, अच्छा व्हाट प्रोजेक्ट्स यू हैव ब्रॉट, लेट अस सी, वी विल एग्जामिन एंड लेट यू नो। भारत को देखने का तरीका बदल गया। आज हमसे पूछ रहे हैं कि तुमने ये परिवर्तन कैसे लाया, ये क्यों ये परिवर्तन आया, कैसे आया, ये बोलते हैं। और वही हमको एक समय कुर्सी पर बैठा करके पूछते थे, अच्छा तुम्हारी डिमांड क्या, हम स्टडी करके बताएंगे। वो आज हमको बता रहे हैं। अब सब लोग ने कहा है कि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी पहुंच गए। ये छोटी घटना है क्या? 11वें नंबर पर हम खड़े थे। पिछले 10 सालों में यानी 2009 3 से 4 से लेकर के 14 में हम 2 नंबर खिसके और हम छलांग लगा करके 11वें से, और किसको पछाड़ा है? ब्रिटेन को, जिसने हमको 200 साल राज किया, उसको पछाड़ करके हम आज 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए। और हम संतुष्ट नहीं हैं, हमें 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था पर जाना है, और वह आप सबके सहयोग से जाना है। आपका भी सहयोग मिलेगा, इस बात का मुझे विश्वास है। मॉर्गन स्टैनली क्या बोलते हैं? इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम 2013। मूडीज क्या कहते हैं? GDP ग्रोथ फॉरकास्ट इंक्रीज is projected for the year 2024 to 8%. Growth rate, IMF इकोनॉमिक आउटलुक ग्रोथ प्रोजेक्शंस क्या बोलता है? मैंने पिछली बार भी बताया था, बार बार इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि हमको जब हम इकोनॉमी इज ऑलवेज इन कंपैरिजन के टर्म्स में उसको देखना चाहिए, हम कंपेयर करना चाहिए। USA का ग्रोथ रेट आज जो प्रोजेक्टेड है 2.7%, जर्मनी 0.2%, फ्रांस 0.7%, जापान 0.9%, UK
0.5%। ये सारे नाम मैंने वो लिए जो विकसित देश हैं। और इंडिया, तो आप सुन रहे थे जेपी नड्डा को, जिनकी ओर से हम बातें कही हैं। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी सामने आई, जहां पर हावड़ा से चलकर मुंबई जाने वाली 12810 मुंबई मेल दुर्घटनाग्रस्त हो गई और घटना के झारखंड के चक्रधरपुर मंडल के राजखरसवा और बड़ा बाम्बो स्टेशन के बीच हुई है। तो ये घटना आपको बता दें कि झारखंड के चक्रधरपुर मंडल के राजखरसवा और बड़ा बाम्बो स्टेशन के बीच हुई है। घने जंगल में रात का सन्नाटा और अचानक ट्रेन में जोरदार झटका लगा। झारखंड के चक्रधरपुर रेल मंडल में बड़ा बम्बू के पास में मंगलवार की सुबह 3:43 के लगभग मालगाड़ी से टकराकर हावड़ा मुंबई मेल के 20 डिब्बे पटरी से उतर गए। 2 लोगों की मौत की सूचना भी सामने आई है। नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और उस दिन गोरखधाम एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। इसमें 25 लोगों की मौत हो गई थी। कांग्रेस पार्टी ने ये जानकारी उस वक्त साझा की है जब गोंडा रेल हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक लोग घायल हैं। उसी के कुछ ही दिनों के बाद आज झारखंड में बड़ा रेल हादसा हो गया। क्या आप ये जानते हैं कि मोदी सरकार में अब तक कितने बड़े रेल हादसे हुए हैं, उन हादसों में कितने लोगों की मौत हुई और कितने लोग घायल हो गए हैं? ग्राफिक्स के जरिए आपको हम कुछ अहम जानकारी बताते हैं। तो मोदी सरकार के ये बड़े रेल हादसे आपको बता रहे हैं। 26 मई को आप देखिए गोरखधाम एक्सप्रेस रेल हादसा हुआ। 20 मार्च को जनता एक्सप्रेस रेल हादसा, 58 की मौत, 150 से ज्यादा घायल हो गए। और 20 नवंबर को इंदौर पटना एक्सप्रेस में हादसा, 150 लोगों की जान चली गई। वहीं इतने ही लोगों के लगभग घायल होने की भी बात सामने आई थी। 21 जनवरी की बात करें तो हीराखंड एक्सप्रेस में 41 लोगों की मौत हुई थी, 68 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। और 18 अगस्त 2017 को पुरी हरिद्वार उत्कल एक्सप्रेस तेईस अगस्त 2017 को कैफियत एक्सप्रेस हादसा हुआ, 70 लोगों के घायल होने की बात सामने आई। तो ये बड़े रेल हादसे जो मोदी सरकार के दौरान हुए,
हादसे हमने टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाया। इसके साथ ही हम आपको बताते हैं कि देश के वो 4 रेल मंत्री जो इस्तीफा दे चुके हैं। जी हां, 1956 में अरियालुर रेल हादसे में 142 लोगों की मौत हुई थी और लाल बहादुर शास्त्री ने इसको लेकर इस्तीफा दे दिया था। उस दौरान वो रेल मंत्री थे। और इसके बाद आपको बता दें कि 1999 की अगर हम बात करें तो 1999 में गैसल ट्रेन हादसे में 285 मौतें हुई थी और इस वक्त नीतीश कुमार ने रेल मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। नीतीश कुमार भी रेल मंत्री थे और बड़ा हादसा जिसके बाद इस्तीफा दिया गया। और वहीं 2000 में 2 रेल हादसे के बाद ममता बनर्जी ने इस्तीफा दिया था, लेकिन अटल सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया था। और इसके साथ ही आपको बता दें कि 2017 की अगर बात करें तो 2017 में 4 दिन में 2 रेल हादसे हुए, जिसके बाद रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इस्तीफा दिया था। और अब बात करते हैं यूपी के अनुपूरक बजट की। जी हां, यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को योगी सरकार की तरफ से यूपी का अनुपूरक बजट पेश किया गया और सरकार की ओर से 12,909 करोड़ रुपयों का बजट पेश किया गया है। इसमें 25 में होने वाले प्रयागराज महाकुंभ, पर्यटक स्थलों के विकास और बसों की खरीद के लिए धनराशि का प्रावधान किया गया है और साथ ही विभागवार धनराशि का आवंटन भी किया गया है। तो देखिए, जो खास बातें हैं वो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से सबसे पहले हम बताते हैं। राजस्व लेखा व्यय के लिए 4,227.94 करोड़ रुपए और पूंजी लेखा व्यय के लिए 7,981.99 करोड़ रुपयों की बात सामने आई है। जबकि प्रस्तावित अनुपूरक बजट का आकार, मूल की बात करें, मूल बजट जो है वो 1.66% और औद्योगिक विकास के लिए 75,100.18 करोड़ इस बजट में सामने आए और ऊर्जा विभाग के लिए 2,000 करोड़ का बड़ा बजट है। परिवहन विभाग के लिए 1,000 करोड़ और नगर विकास विभाग के लिए 600 करोड़। उत्तर प्रदेश कौशल विकास के लिए 200 करोड़ रुपयों का बजट। तो वहीं ग्रामीण स्टेडियम ओपन जिम के लिए 100 करोड़ और 284 राजकीय इंटर कॉलेजों में लैब के लिए 28.40 करोड़ का बजट सामने आया है। तो रोजगार मिशन के लिए 49.80 करोड़ की बात सामने आई है। विधानसभा सचिवालय में डेटा सेंटर नवीनीकरण हेतु 3.25 करोड़ रुपए और विधानसभा में मानसून सत्र का आज दूसरा दिन था, जहां योगी आदित्यनाथ की विधानसभा में आते ही विधायकों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। इतना ही नहीं, सपा विधायकों ने सीएम योगी के पैर भी छुए। विधानसभा के अंदर सपा विधायकों ने बारी बारी से पैर छूकर उन्होंने सीएम योगी का आशीर्वाद भी लिया है।
और यूपी विधानसभा सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने सीएम योगी से सवाल किया तो उन्होंने शिवपाल यादव का नाम लिए बिना ही कहा कि अपने चाचा को गच्चा दे ही दिया। चाचा बेचारे हमेशा ही ऐसे मार खाते हैं, उनकी नियति ही ऐसी है क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। शिवपाल ने भी सदन में ही सीएम योगी पर पलटवार किया। सीएम योगी के बयान पर शिवपाल यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि अभी कह दे रहा हूं कि 2027 में समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी और मैं मुख्यमंत्री को बताना चाहता हूं कि आपके डिप्टी सीएम 2027 में आपको फिर से गच्चा दे देंगे। शिवपाल ने कहा कि माता प्रसाद पांडे बहुत सीनियर हैं, हम लोग समाजवादी लोग हैं, अभी लोकसभा में आपको समाजवादी पार्टी ने गच्चा दिया है। इस माननीय सदन के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दिए हैं और आपने पहला प्रश्न किया है आज यहां पर। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। देखिए, हमें गच्चा नहीं मिला है। पांडे जी बहुत सीनियर है, ठीक है, बहुत सीनियर है और हम लोग देखिए समाजवादी हैं और समाजवादी के साथ साथ आपकी तरफ से भी हमने कुर्सी का कहीं न कहीं इशारा किया था, हमें वहाँ पर बैठाला गया था, उसके बाद यहाँ पर बैठे और यहाँ के बाद हम यहाँ पर बैठे, इसके बाद यहाँ बैठ गए हैं। मेरी शुभकामनाएं और आगे के लिए मैं कहना चाहते हैं 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। आपने गच्चा दिया तो उत्तर प्रदेश इस चुनाव में पीछे रह गया, बहुत पीछे चला गया, समाजवादी पार्टी आगे हो गई। और फिर अब देख लेना 27 में समाजवादी पार्टी फिर से हरा देगी और आपके जो डिप्टी मिनिस्टर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो आपको फिर गच्चा देंगे। यूपी विधानसभा सत्र के दौरान यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने शायरी पढ़ते हुए विपक्ष पर क्या तंज कसा है, आप भी सुनिए। एक शायर ने कहा था, बार बार जब उससे आग्रह किया गया, हम तो सुबह से बैठे हैं 8:30 बजे से, कि मुफ्त में शेर सुनाने के मैं नहीं कायल, एक कप चाय पिलाओ तो गजल अर्ज करूं। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको बताते हैं, जहां पर मॉनसून सत्र में अनुपूरक बजट और कई महत्वपूर्ण अध्यादेश पारित होने से पहले यूपी सरकार के मंत्री और विपक्ष ने क्या कुछ बयान दिए हैं, वो भी सुनते हैं। और कहीं पर भी देखिए नहरों में पानी दे नहीं पा रहे, नहरों की सफाई कर नहीं पा रहे, सड़कें बना रहे पा रहे हैं, पुल बना नहीं पा रहे, कोई भी विकास का काम सरकार विकास के काम में खर्च कर नहीं पा रहे और नया बजट ला रहे हैं। केवल भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार को भी रोक नहीं पा रहे, केवल भ्रष्टाचार करने के लिए ये बजट ला ये बजट है कि प्रदेश में हम कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करेंगे और लगातार आवश्यकता अनुसार कानूनों में परिवर्तन आरएसएस की शाखा पर पत्थरबाजी हुई है। आपने जानकारी में दिया है, सरकार काम कर रही है, लोकल अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, मोबाइल थोड़ा सा हर स्थिति में कानून व्यवस्था को मेंटेन। 4-5 साल में इस तरह की कला करवाई जाती है आरएसएस पर। सरकार एक झूठ का पुलिंदा हमेशा उत्तर प्रदेश की जनता के सामने रख देती है। अभी तक सरकार अपना जो पूर्ण बजट पेश किया था, बहुत से ऐसे विभाग है जहां 50% भी नहीं खर्च कर पाई, तो अनुपूरक बजट लाने की आवश्यकता क्या है? आज बाढ़ से और अनियमित वर्षा से, सूखे से पूरा प्रदेश त्राही त्राही कर रहा है। किसानों के लिए सरकार कुछ नहीं सोच रही है, बाढ़ नियंत्रण पर हर बार बात करती है, लाखों करोड़ों का बजट देती है पर उसको खर्च नहीं कर पाती है।
तो सरकार अनुपूरक बजट लाने का कोई औचित्य नहीं है। सरकार को ये जवाब उत्तर प्रदेश की जनता को देना चाहिए, उनका पैसा नहीं है, ये इस प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है जो अनाप शनाप चीजों में सरकार खर्च करती है। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के अंदर विकास कार्यों को पूर्ण करने के लिए आज अनुपूरक बजट लेकर आने वाली है, क्योंकि सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश के विकास कार्यों को समय सीमा के अंदर पूर्ण करने का है। इसलिए सरकार उत्तर प्रदेश के विकास की दृष्टि को आगे बढ़ाते हुए अनुपूरक बजट लेकर आएगी, ताकि प्रदेश के विकास कार्यों को पूर्ण किया जा सके। क्योंकि योगी सरकार की पहचान विकास से है, विकास हमारी प्राथमिकता है, उसके लिए अनुपूरक बजट आवश्यकता है, जिसको आज लाया जाएगा। पुलिस भर्ती का पेपर आउट, बिजली से जनता त्रास कर रही है, नहरों में पानी नहीं है। बार बार मुख्यमंत्री कहते हैं कि देश का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़े राज्य में सबसे ज्यादा जनप्रतिनिधि चुन के भी आते हैं। हमारे पास जन्म सर्टिफिकेट होने के नाते मेरे दल के अधिकांश जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि मैं अमुक प्रश्न पर बोलना चाहता हूँ, मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ, लेकिन सदन की समयावधि बहुत कम है, जिसके कारण बोल पाना संभव नहीं है। इसलिए सरकार अनाप शनाप विधेयक लेकर के सदन में आ रही है और हमारे नेता उसी पे आ रहा हूँ, उस पर जल्दी न पकड़िए, आप भी नौजवान हैं। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने संसद में कह दिया है, सांप्रदायिकता का दिया भभक रहा है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि लगातार नालंदा जिले में भी अपराधियों की तूती बोल रही हो और तभी तो लगातार जिले में अपराधों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। पहली घटना देर रात चेरोपी थाना क्षेत्र के खरवारा गांव की है, जहां पर चोरी का आरोप लगाकर बदमाशों ने एक अधेड़ के सीने में गोली मार दी और जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। गंभीर हालत में उसे बेहतर इलाज के लिए PMCH पटना रेफर किया गया है। और दूसरी घटना चंडी थाना क्षेत्र इलाके के धोरहरी गाँव की है, जहाँ पर शौच जाने के क्रम में एक अधेड़ व्यक्ति को गोली मार दी गई और गोली अधेड़ के पैर में लगी है। झलरा में नुका हुआ था, मतलब जैसे हम बैठे ही नहीं कर रहे हैं उधर से गोली चला दिया। कारण की कारण है? कारण तो हुआ था 10 तारीख हुआ था, बुतरू के चलते छोड़ा था, वो विवाद हो गया, फिर और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सह झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर से आज के न्यूज इंडिया के लिए बिहार झारखंड राज्य ब्यूरो शहनवाज हसन ने नई दिल्ली स्थित AICC मुख्यालय में पहली बार झारखंड सरकार के अब तक के कार्यों एवं आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी को लेकर सीधी बातचीत की है। कि कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे झारखंड में, तो अब चुनाव में आप जा रहे हैं गठबंधन के साथ, तो क्या लगता है किस पॉलिसीज को लेके जाना चाहते हैं और क्या 4.5 सालों में जो कांग्रेस और इनकी सरकार में जो लक्ष्य था, जो तय किया था आपने, उसमें कितना किस हद तक? 2019 के जनरल असेंबली इलेक्शन में पार्टीज अपना अपना मैनिफेस्टो लेकर लोगों के बीच में गई थी और उस मैनिफेस्टो के आधार पर ही हमें जो मैंडेट मिला था उस पर हमने सरकार बनाई, मिलीजुली सरकार। तो आज जब हम 4.5 साल गुजरने पर आकलन कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं कि हमने जो लोगों से वादे किए थे, जिस पर वोट मिला था, हमने वो कितना लोगों के खातिर काम किया। तो जब हम अपने असेसमेंट में देख रहे हैं, एक तो जो इश्यूज या जो कमिटमेंट थी वो तो 100% कंप्लीट तकरीबन कोalition सरकार ने किया, बल्कि उससे अलावा कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए जो खासकर महिलाओं के लिए और जो हाउस होल्ड्स के लिए। अदरवाइज हमारा सवाल है कि अगर आपके नॉलेज में ऐसा कोई चीज़ आया है जिसका पुख्ता आपके पास प्रूफ है, आपने बैसिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या एक्शन लिया, आपने कौन सा FIR कहीं पर करवाया जो प्रेस को भी समाज को भी समझ में आता है। आज FIR हुआ, किसी जगह पर कोई आदमी पकड़ा गया,
वो घुसपैठिया है। तो अदरवाइज खाली पोलराइज करने के लिए मतलब किसी कम्युनिटी को टारगेट करना, उनको बदनाम करना, और जहां उनको पता है हमको वोट नहीं मिलते हैं या नहीं मिलना है, उनको किसी तरह से डिमीन करना, तो ये मेरे ख्याल से उनकी गलत पॉलिसी है, जिसको कम से कम मतलब झारखंड वासी मतलब खरीद नहीं रहे इस इशू को, तो इसलिए वो बौखलाए। एक देखा हमारे यहाँ डिस्टर्बेंस भी कितनी की, काम ही नहीं करने दिया सरकारों को। तो क्या उम्मीद करें, आपसे ये उम्मीद की जा सकती है चुनाव से पहले इस पर? आपने चूंकि इशू उठाया, ये भी हमारे भाई हैं, ठीक है, अलग अलग चैनल्स में अलग अलग उनके मालिक बैठे हैं, मगर लोग तो अपने हैं। जो उनके वेलफेयर के लिए जो पॉसिबल हो सकता है, अगर उसका कोई मॉडल मिलता है, जैसे आप छत्तीसगढ़ कह रहे हैं, डेफिनेटली हम इसको कॉल करेंगे और अपने झारखंड से जो भी मुमकिन हो सकेगा करना चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना कि हमारे झारखंड प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव गुलाम मीर जी के साथ मैंने सीधी बात में उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ मॉडल को लागू, अगर इसको देख करके लागू किया जा सकता है झारखंड में, और ये जो भाजपा की ओर से जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं ये केवल चुनावी है। आगरा से खबर आपको बताते हैं, जहां पर पुलिस की लूट के बदमाश से मुठभेड़ हुई है। बदमाश के पैर में लगी गोली और ब्रांच की टीम ने आरोपी को घेरने का प्रयास किया है। आरोपी को घेरने का प्रयास किए जाने की बात सामने आई है। भाग रहे बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की है। जहां अभी फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी गोली। बदमाश को सीएचसी केंद्र बाह में भर्ती कराया गया है। 10 दिन पूर्व बाह क्षेत्र में शिक्षिका से लूट की थी। डॉकी क्षेत्र का बताया जाता है आरोपी बदमाश। बिजकोली के रेलवे क्रॉसिंग के पास का ये पूरा मामला है। और अगली खबर आपको हम फतेहपुर से बताते हैं, जहां पर केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन। गिरफ्तारी के विरोध में इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और सपा की अगुवाई में जोरदार प्रदर्शन की बात सामने आई है। आपको बता दें कि जेल में केजरीवाल को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया जा रहा है। सीएम केजरीवाल की हत्या की आशंका भी जताई है। दिल्ली के सीएम को जेल से रिहा करने की मांग लगातार जारी है। शहर के नहर कॉलोनी में चल रहा है विरोध प्रदर्शन। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। तो जेल में केजरीवाल को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है। अहम खबर आपको हम बता दें, नहीं चलेगी मोदी तेरी हिटलरशाही, नहीं चलेगी नहीं चलेगी मोदी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी नहीं चलेगी मोदी तेरी हिटलरशाही, नहीं चलेगी नहीं। और अगली खबर आपको हम सीतापुर से बताते हैं, जहां पर तीसरे दिन भी शारदा नहर में रेस्क्यू जारी है। पुलिस व एनडीआरएफ टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। शारदा नहर में चालक सहित गिरी थी कार और कार की तलाश में जुटा सरकारी अमला। नहर के गहरे पानी में 3 दिन पहले थी गिरी और पानी से कार को निकालना टीम के लिए बड़ी चुनौती। चिलचिलाती धूप में पुलिस बल नहर किनारे मौजूद। लहरपुर के पोंगलीपुर गांव के पास का ये पूरा मामला है। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।